अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता आहिस्ता मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर दिन में 10 कस्टमर आते हैं तो 20 या शायद उससे भी ज़्यादा मांगने वाले होते हैं। मांगने वाले प्रोफेशनल नहीं होते। प्रोफेशनल नज़र आ जाते हैं, पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल मांगने वाले हैं। ज़ईफ़ुल उमर, अपाहिज, ना यंग भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो शक्ल से नज़र आते हैं कि मांगने वाले नहीं हैं, मजबूर हैं। कोई अपने हाथ में तस्बियाँ बेच रहा भी होता है, कोई चने बेच रहा होता है, कोई पापड़ बेच रहा होता है। उनके चेहरे पर उनकी मजबूरी नज़र आती है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज के दौरान भी कोई ना कोई उठकर अपनी हाजत बयान कर रहा होता है कि भाई मुझे ज़रूरत है, मेरी इमदाद की जाए। पिछले 8-10 साल में, जो मैं पाकिस्तान में 8 साल हो गए मुझे वापस आए हुए बाहर से, तो उसके इस दौरान जो तादाद को बढ़ते हुए मैंने देखा है या जो चीज़ें मेरे सामने नज़रों के आई हैं, अब हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। कौन क्या कर रहा है मैं किसी पे कोई बात करना ना चाहता हूँ, ना मुझे कोई इतनी अथॉरिटी है मेरे पास कि मैं किसी से कोई बात करूँ। लेकिन मैं मौजूदा हालात के बारे में बात करूँगा कि जो मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरा मानना है कि हुक्मरान वक़्त कोई भी हो, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। अगर वो भूखा है, उसको खाना दिया जा सकता है। अगर वो नंगा है, उसको कपड़ा दिया जा सकता है। अगर वो हवस का पुजारी है या कुछ भी है, उसकी वो ज़रूरियात पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर उसमें ये सब कुछ इकट्ठा आ जाए तो फिर वो उसके लिए उससे ज़्यादा उसके इर्द-गिर्द खड़े लोग उसकी आवाम के लिए खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी की सलाह नहीं कर सकते या किसी को समझा नहीं सकते, तो याद रखो उसके साथ-साथ तुम्हारी भी पकड़ होनी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं किसी को इस तरह भूख में गुज़रता हुआ, भूख में तड़पता हुआ देखता हूँ, तो मुझे खौफ आता है उस वक़्त से कि जब मेरी पकड़ उस वजह से होगी, और जो कि होगी, उसे भागा नहीं जा सकता। आप भागकर कहीं भी चले जाएँ, पकड़ आपकी होगी होगी। जब हालात ऐसे हो जाएँ कि भूखे के पास खाने को खाना ना हो, नंगे के पास पहनने को कपड़ा ना हो, सोने वाले के पास सोने के लिए बिस्तर ना हो, बेघर के पास उसका घर ना हो, तो ये अलामात हैं कि अनकरीब कहत आएगा। कहत से मुराद सिर्फ हालात का ख़राब होना नहीं है। कहत से मुराद अफलास की वो हद है कि जब तुम्हारे पास पैसा भी हो, तुम्हारे पास दौलत भी हो, तुम्हारे पास हर आसाइश मौजूद हो, लेकिन तुम उसको इस्तेमाल करने के काबिल ना हो। तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मैसर ना हो। ऐसे हालात को कहत गिना जाता है या कहत कहा जाता है। मैं कोई बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन इल्म का एक छोटा सा या हकीर सा ज़रा मेरी भी सोच की वसअत को वसी करने में शामिल ज़रूर होता है। क्योंकि तारीख उठाकर देखी जाए या तारीख को पढ़ा जाए, तो किसी भी शख्स को या किसी भी उम्मत को या किसी भी कौम को इसलिए बर्बाद नहीं किया गया कि वो शाखश थी, या इसलिए बर्बाद नहीं किया गया कि वो आसाइशों में मुब्तला हो गई थी। हमेशा पकड़ नाइंसाफ़ी पर आई है।
वो कोई भी शख्स हो, वो कोई भी इंसान हो जो किसी भी दौर या किसी भी शहर या किसी भी गांव में रहता हो, वो इस बात से बखूबी आगाह है कि जब वो किसी पर जुल्म करता है तो उस जुल्म का कमबैक ज़रूर होता है। और वो जुल्म का कमबैक जो है वो सिर्फ एक फ़र्द पे नहीं, एक ख़ानदान पे भी हो सकता है। अगर आप किसी का हक मारते हो तो याद रखो, जब आपका हक मारा जाएगा तो सिर्फ आप नहीं मरेंगे, आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी मरेंगे। उसमें आपके घर वाले हों, आपके बहन भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे, व्हाटसोएवर, वो सब उन हालात से लड़ते हैं, उन हालात में से गुजरते हैं। बीइंग अ नेशन, मुझे ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। मैं पे बोलूं या ना बोलूं, मेरे बोलने से किसी के कान पर जूं तो नहीं रही गई, क्योंकि जिसने करना है वो अब इस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसको बातों से असर नहीं होता। जब बातों से चीज़ों का असर चला जाए तो फिर उसके बाद या तो कोई बड़ी अथॉरिटी आपको टैकल करती है। अगर आपके घर में एक बच्चा है जो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, चीज़ों को उदल पुदल करता है, नुकसान करता है, तो आप उसको पहले बाय टॉक समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बाय टॉक बात कंप्लीट हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा ऐसी हरकत करेगा। लेकिन अगर बाय टॉक बात नहीं ख़त्म होती तो फिर बाय फोर्स उसे बात समझानी पड़ती है। और बाय फोर्स हर कोई नहीं समझा सकता। हर किसी के पास एक स्पेसिफिक फोर्स है, वो उसी फोर्स को अप्लाई कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा भाई कोई ऐसी हरकत करता है तो बीइंग अ ब्रदर मैं उसको एक हद तक समझा सकता हूँ, उस हद से ऊपर मैं नहीं जा सकता, बिकॉज मेरे पास अथॉरिटी बीइंग अ ब्रदर जितनी है, मैं उस अथॉरिटी के हिसाब से उसे टैकल करूंगा। अब अगर मेरी अथॉरिटी से बात ऊपर चली गई है तो ऑब्वियसली मैं उसे कंसिडर करूंगा जो मुझसे ज़्यादा पावर रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर घर में कोई मुझसे बड़ा है, इन अ सेंस मैं उसे कहूँगा। अगर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे ऊपर जो मेरे पेरेंट्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूंगा तो लेट देम नो कि किस तरह डील करना है, इसे किस तरह से टैकल करना है। दे विल टेक द डिसीजन। वो मारें, पीटें, प्यार से समझाएं, जैसे भी है, दे विल टैकल विद इट। और कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ते जाएंगे। अगर मेरे तक बात थी तो मेरे से कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि मैं कहीं बता ना दूं या मैं उसको कुछ चीज़ों से रोकूंगा। मैं उसको अलग ऐलान डिक्लेयर नहीं करूंगा कि भाई तू गलत है, तू ऐसे है, तो वैसे। मैं उसको बाय लव या बाय क्लोज डोर से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर बात वालिदैन की भी नहीं सुनी जाती तो फिर उसके बाद दे विल किक हिम आउट, और वट एवर दे डू, वट एवर दे वॉन्ट टू, वो अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर द थिंग्स विल गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स। फिर कायनात उसे समझाती है। हमारा भी कुछ यही आलम है। हमारे ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सेंसिबल हो, जो समझा सके। तो फिर याद रखो, कायनात खुद समझाएगी। और जब कायनात खुद समझाती है तो कायनात अथॉरिटी रखती है समझाने की। वो तुमसे तुम सब कुछ ले लेती है। वो एक बंदे से नहीं, एक पूरी नेशन को वीरान कर देती है। फिर एक माइंडसेट जब तक बिल्डअप ना हो, वो माइंडसेट आपको आगे लेके चलता है। आपका माइंडसेट बताता है कि आप उड़ना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, आप किस लेवल तक अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मेरी गुजारिश तमाम अहबाब से यही है, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले तमाम साहिब वसत लोगों से, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं ना सकते तो किसी से कुछ छीनिए भी मत। खास तौर पे वो जो आपका नहीं है, जिस पे आपका हक नहीं है, वो उसे छीने भी मत। अपनी ताकत का इस्तेमाल वहां तक करें जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। पिछले दिनों मेरी दुकान पर, मैं बार बार अक्सर ये वाक़या बयान करता हूँ और शायद लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, आई डोंट माइंड, बट मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है मैं वो बयान करना बेहतर समझता हूँ। मेरी दुकान पर पिछले दिनों एक सरकारी ऑफिसर आए हुए थे, तो वो अपनी गाड़ी का उन्होंने काम करवाना था।
तो ही वॉज अ यंग पर्सन एंड आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम कि यार क्या यंग लड़का है, माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी इज्जत दी है इसे, कितने मुकाम पर लाकर बिठा दिया। बट सम हाउ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी आ गई। बिकॉज आपको लगता है कि आपकी सोचने की ताकत आपके पास है, नहीं। अगर आपके पास सोचने की ताकत है तो आपको समझाने की ताकत आपके पास नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ही है। आपको सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही समझा सकते हैं। क्या? जो आप सोच रहे हैं उसका नज़रिया, उसका अप्स एंड डाउन, उसके लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसकी डिप्थ, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही समझा सकते हैं, वो आप खुद नहीं समझ सकते। सो समहाउ अल्लाह की तरफ से एक बात और ज़हन में आई कि फजल, तुझे उसकी ज़ाहिरी सूरत तो नज़र आ रही है, बट यू हैव नो आइडिया अबाउट इट कि तू एक, अगर एक सिर्फ दुकान पे बैठा हुआ है, एक दुकान तेरे अंडर है, या एक स्पेसिफिक से सोसाइटी को तू रन कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर नॉट होल्डिंग एनी पावर टू अप्लाई इट। योर सिंस आर ऑल्सो द सेम वे, तुम्हारे गुनाह भी उसी तरह हैं, छोटे, जो एक स्पेसिफिक हद तक ही लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर तुम किसी को इफेक्ट नहीं कर सकते, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हारी अथॉरिटी उन लोगों तक ही है। लेकिन ये बंदा जिससे तुम इंस्पायर हो रहे हो, जिससे तुम वेरी मच, क्या कहते हैं कि जेलस भी होता है, हम होते हैं जेलस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये नेचर है हमारी। हम किसी को अपने से ऊपर देखें, हम जेलस होते हैं, यार मैं क्यों नहीं। तो जिससे तुम ये चीज़ ले रहे हो, याद रखो उसके गुनाह भी उसके साइज के हिसाब से हैं। अगर उसके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी है, he have that power to apply the law or apply the whatever whatsoever on others, दूसरों की ज़िंदगी पर उसका असर होगा। अगर वो ऑन द राइट वे रहेगा तो लोगों की बेहतरी होगी, अगर वो ऑन द रॉन्ग वे जाएगा तो लोगों को तो नुकसान पहुंचाएगा। उसके हिसाब से जितने लोग उससे इफेक्ट होंगे, उन सब की सिन लिस्ट उसके खाते में आएगी। इसलिए याद रखें कि आप जो कर रहे हैं या आप जो करने का सोच रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करता। अगर मैं एक गाड़ी स्पीड से चलाता हुआ किसी दूसरी गाड़ी के अंदर मारता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी डैमेज होगी, मुझे चोटें आएंगी, बट इट डजंट ओनली इफेक्ट मी, उसने इफेक्ट किया दूसरी गाड़ी को भी, दूसरी गाड़ी में बैठे हुए बंदे को। सॉरी फॉर द वॉइस, मैं इस वक्त शॉप पर, तो ऑब्वियसली बाहर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आवाज़ें आएंगी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सामने वाले की गाड़ी भी डैमेज हुई, सामने वाला इफेक्ट भी हुआ। अब सिर्फ एक बंदा इफेक्ट नहीं हुआ, या मैं अकेला इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे चोट लगी, उस चोट की वजह से मेरी फैमिली के ऊपर जो बर्डन आया, या मेरी फैमिली को जो शॉक वेव पहुंची, या मेरी फैमिली के ऊपर जो क्या कहते हैं कि जिम्मेदारियां डिवाइड हो गई। ऑब्वियसली मैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर नहीं कुछ कर रहा तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो थ्रू। उसके अलावा सामने वाले के ऊपर जो चोट लगी उसकी वजह से उसकी फैमिली के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, जो उसकी क्या कहते हैं डेली रूटीन डिस्टर्ब होगी, उस डेली रूटीन की वजह से जो लोग उससे रिलेटेड हैं, या उसके जॉब सीकर्स, उसके एम्प्लॉयर्स, उसके घर वाले, उसकी फैमिली, उसके किड्स, उसके वालदेन, वट एवर, वो सब इफेक्ट होंगे। जब वो सब इफेक्ट होंगे, दे विल क्रश यू, वो तुम्हारे लिए बददुआएं भी देंगे, और ये बददुआएं सिर्फ तुम तक नहीं जाएंगी, वो तुम्हारी फैमिली को भी बददुआएं देंगे। बस इसी सोच के साथ अपना, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हिदायत दे के रखे, ताकि हम अपने आप को उन नज़रियात पर जीने की कोशिश कर सकें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही तय कर दी हैं। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।